नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आर्य जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों का अभी संविधान का क्लास चल रहा है। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में कंप्रोमाइज करके पढ़े थे, विधानमंडल पढ़ाए थे। और आज वही उसी से नेक्स्ट टॉपिक लिए थे जिसका नाम है राष्ट्रपति। लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बहुत अच्छा से सरल भाषा में समझेगा हम लोग, ताकि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो न छूट पाए। तो चलिए ठीक है, इस टॉपिक को आगे हम लोग चल के इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है, ये जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है इसमें 10-12 अनुच्छेद हैं। यदि 10-12 अनुच्छेद हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं तो इससे आने वाले हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले 10-12 अनुच्छेद कैसे हैं, कैसे एग्जाम में पूछते हैं, कैसे उसको सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद की बात करें, सबसे पहले अनुच्छेद आता है 52, 52 अनुच्छेद का हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अब ये 52 अनुच्छेद क्या है? तो इस 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, ये बताया गया है कौन? अनुच्छेद 52 में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि नेक्स्ट अनुच्छेद की हम लोग बात करें तो इसके बाद 52 के बाद आता है अनुच्छेद 53। 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होंगे। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होते हैं। ऐसे कार्यपालिका का तो होते ही है राष्ट्रपति। क्या बताया गया? अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख होंगे, बताया गया है। देखिए, यहाँ पे लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस यहाँ पे यदि पूछ दे कि राष्ट्र कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, तो हमारा राष्ट्रपति, क्वेश्चन यहीं से चेंज हो जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, तो राष्ट्रपति। और यदि यही पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, क्या पूछे? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख पूछे तो कौन होंगे? हमारे देश के राष्ट्रपति, पीएम। ठीक, इसका मतलब कि देखिए, हमारे देश में जितना भी कार्य होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो पीएम से पूछ करके ही काम करते हैं, पीएम का सलाह से ही काम करते हैं। इसलिए जो मैं यहाँ इसमें पीएम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इन्हें वास्तविक प्रमुख कहते हैं, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख कहते हैं। एक बात और आता है कि राष्ट्रपति किस कार्य को करते हैं, तो पीएम से तो पूछते ही सलाह लेते हैं, बीच में मंत्री परिषद से भी सलाह लेते हैं। यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला हम लोग बात करें अनुच्छेद का। तो 53 के बाद आता है 54। और ये बहुत ही
सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 54, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है। क्या? निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है। अभी निर्वाचन मंडल क्या है मैं समझा रहा हूं। निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो गया कि वोट देने वाले सदस्य को क्या बोलते हैं? निर्वाचन मंडल। यानी निर्वाचन मंडल इसका मतलब कि इसमें वोट देने वाले सदस्य को बोलते हैं। कौन? वोट देने वाले सदस्य, वोट देने वाले सदस्य, वोट देने वाले सदस्य। ठीक, निर्वाचन मंडल में। अब ये बताइए आप कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग वोट देते हैं? कभी आपने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया है? नहीं दिए होंगे। मैं दिया हूं? नहीं दिया हूं। तो इसमें कौन कौन से वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहली नंबर पे बात आती है, सबसे पहली नंबर पे तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहला नंबर पर जो वोट देते हैं वो आते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। पहले पे क्या आ जाता है? सांसद, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखिए यहां को क्या कह रहा है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद, संसद की बात क्या है? संसद मतलब क्या? लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा का दोनों का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वो कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग होते हैं वो एमपी लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग वोट डालते हैं। दूसरी नंबर पर हम लोग बात कर लें तो दूसरी नंबर पर आता है कि राज्य के विधानसभा का सभी निर्वाचित सदस्य। क्या? राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं एमएलए। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। दूसरी नंबर पर राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वो लोग कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। यदि हम लोग तीसरी नंबर पर बात कर लें तो तीसरी नंबर पर आता है कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से कुछ इसमें आते हैं सदस्य। तो तीसरी नंबर पर हम बात करें तो तीसरी नंबर यह आता है कि केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? तीसरा नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली तथा पांडिचेरी। यानी दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा का, दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालने के लिए भाग लेते हैं। ठीक, ये जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की जहां तक बात हुआ तो ये जो सदस्य हैं ये 1917वां संविधान संशोधन 1992 के बाद इन लोगों को रखा गया। कब? इनको जो रखा गया है ये जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये हो गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के बाद इनको मिलाया गया। तो यहां तक क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति का वोट कौन कौन देते हैं? तो सांसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और केंद्र प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। यहां तक तो आप लोग क्लियर है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं।
ठीक है, ये हो गया 54। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। आगे 54 के बाद 54 के बाद क्या हो गया 55, 55, 55, 55 नंबर अनुच्छेद ये बताता है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। 54 नंबर क्या बताता है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। निर्वाचन की रीति का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से कैसे होता है। तो सबसे पहली पॉइंट में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट जो जनता इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो जिसमें जनता डायरेक्ट जो जनता चुनाव में भाग नहीं लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? अप्रत्यक्ष रूप से। जिसमें जनता डायरेक्ट जो सदस्य को चुनते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें तो जनता नहीं देते हैं डायरेक्ट वोट, इसमें क्या बोलते हैं एमएलए एमपी देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहला क्या हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी हम लोग पॉइंट की बात करें तो दूसरी आता है गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा। गुप्त मतदान का मतलब ये हो गया कि जो भी चुनाव के होता है, जो जिसमें वोट डालते हैं उसको गुप्त रखा जाता है, उसको कहीं फैलाया या लिंक नहीं किया जाता है, गुप्त रूप में उस बात को रखा जाता है, कौन किसको वोट दिया या कितना प्रस्ताव आ रहा है या जो भी इसके रिलेटेड जो बातें होते हैं उसको गुप्त रखा जाता है। ये हो गया। यदि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी पॉइंट की हम लोग बात करें तो तीसरी पॉइंट में ये आता है कि समान अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। क्या? समान अनुपातित, समान अनुपातित प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ठीक, अब ये बताइए कि समान अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, समझा रहा हूं। देखिए इधर समझिए। अब देखिए एमएलए एमपी का जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें जाते हैं कौन? एमपी और एमएलए। अब आप बताइए कि जो एमपी जो है ये केंद्र स्तर पर काम करते हैं। कहाँ? केंद्र स्तर पे। और एमएलए जो है ये करते हैं राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे। दोनों लोग तो जाते हैं चुनाव कराने में, वोट देने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप बताइए कि एक जहाँ सदस्य केंद्र स्तर पर काम कर रहा है, एक सदस्य जहाँ राज्य स्तर पर काम कर रहा है, तो दोनों का जो वोट होता है उसका वैल्यू सेम तो नहीं रहेगा, अंतर होगा। क्योंकि एक इसका पावर सबसे ज्यादा होगा एमपी का, क्योंकि केंद्र स्तर पर काम कर रहा है, और एमएलए राज्य स्तर पर इसका वोट का पावर, वोट की जो क्षमता है वो कम रहेगा। तो इसको सामान्य करने के लिए कि दोनों का वोट को जो चुनाव होता है जो सामान्य आए, उस प्रक्रिया को सामान्य मत निकालने के लिए, दोनों को जो सामान्य मत निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसको बोलते हैं समान अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं? समान अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। दोनों को वोट का वैल्यू अलग अलग निकाल करके किया जाता है। ठीक, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। इसमें एक बात और है, इसमें एक और बात आता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें आपको कम से कम 50% प्लस 1 वोट लाना जरूरी है। कितना? राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट आपको लाना जरूरी है किसी भी कंडीशन में, तब आप उस चुनाव को जीत सकते हैं। यदि 50% से कम आया तो आपका चुनाव मान्य नहीं होगा, उसको वरीयता नहीं दी जाएगी। तो देखिए 50% प्लस कौन, तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 आदमी कैंडिडेट खड़ा हुए, तो जरूरी नहीं है ना जी कि 4
खड़ा हुए तो चारों में से किसी का 50% आ ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम समझाते हैं कि कैसे होता है। देखिए 50% प्लस वन लाना है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, ए बी सी और डी। मान लीजिए चले कि ए का मिला 10 वोट, बी का मिला 20, सी का मिला 30 और डी का मिला 40। इतना इतना परसेंट लोग का वोट आया। 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100 हो गया 100%। अब 100% में किसी का 50% प्लस वन हुआ नहीं, डी का मैक्सिमम 40% मिला है, लेकिन 50% प्लस वन आना चाहिए। आज चारों में से किसी का नहीं आया। उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जब चुनाव होता है, वोट डाला जाता है, तो उसमें उसमें कंडीशन होती है कि आप यदि हम गए राष्ट्रपति का वोट डालें राष्ट्रपति में, तो उसमें यह होता है कि हम बोलेंगे हम बी को वोट देंगे, 1 नंबर पे बी को देंगे। तो वहां पर ये कंडीशन होता है कि यदि बी चुनाव नहीं जीतता है तो सेकंड वरीयता आप किसको देते हैं? तो हम बोलेंगे सेकंड वरीयता हम सी को देंगे। अब कंडीशन है कि सी भी चुनाव नहीं जीता तो थर्ड वरीयता आप किसको देते हैं? तो हम बोले थर्ड वरीयता देंगे हम इसको, ए को। और ये तो लास्ट हो ही गया, यानी कि पहली पर रखना है, दूसरी और तीसरी पर आपको किसकी वरीयता देते हैं, ऐसे होता है। तो मान लीजिए इतना इतना परसेंट वोट लेकर आया, तो इसका ये कंडीशन है कि जिसका सबसे कम वोट होगा ना उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 10 ए का सबसे कम वोट 10% है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। और जो इसका जो सेकंड वरीयता पर जो लोग रखा है, इसका तो भी कुछ ए को जो चुना है तो सेकंड वरीयता तो किसी को दिया होगा ना जी। तो सेकंड वरीयता जिसको दिया जाता है, तो मान लीजिए इसका 10 वोट है, तो इसका 10 वोट कट के इसमें जुड़ेगा, तो मान लीजिए 5 मिल गया बी को और 5 मिल गया डी को, राइट। तो बी का टोटल कितना हो गया? 25, इसका 30 है और डी का हो गया 45। देखिए अभी भी किसी का 50% प्लस वन नहीं हुआ ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस जब नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि जिसका जो सबसे कम जो मत है, जो लेकर वोट आया, उसको फिर से यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, कैंसिल करने के बाद फिर इसका जो वोट वैल्यू है, तो जिसने बी को फर्स्ट में चुना होगा तो ये सेकंड पर भी तो किसी को चुना होगा ना, तो इसको जो 25 वोट है ना, इसको हटा दिया जाएगा और इसमें जोड़ा जाएगा। तो मान के चलिए कि 10 वोट 10 निकला इसमें सी को और 15 मिल गया इसको डी को, तो फिर कितना हो गया? सी का हो गया 30 और 10 40 और डी का हो गया 45 से 15 60। 50% से ज्यादा हो गया डी को, तो डी इस प्रकार चुनाव को जीत जाता है। यह प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इस तरह से होता है। यहां तक सबको क्लियर है? देखिए इतना अच्छा समझा रहा हूं, शायद आप लोग सोच रहे होंगे इससे पूछने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। सिर्फ आप वीडियो का लास्ट तक देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए ये हो गया अनुच्छेद 55। इसके बाद अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल की हम बात करें तो जाहिर से ये सभी लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो 5 वर्ष होता है वो कब से काम किया जाता है? अब एक बार एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी के कोई एग्जाम में पूछा था कि राष्ट्रपति का जो 5 साल कार्य होता है वो कब से स्टार्टिंग होता है? तो आपको ऑप्शन दे देगा कि जब से नॉमिनेशन कराए हैं, या जब से शपथ लिए हैं, या जब से पद संभाले हैं, या नॉन ऑफ दी, ऐसे का ऑप्शन रहेगा। तो देखिए 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है ये होता है जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण के समय से, यानी जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन के समय से 5 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है। ठीक, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं, राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं, त्याग पत्र
त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक, यहां तक तो समझ में आया आप लोगों को। लेकिन एक बात और है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो त्याग पत्र दे दिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को यह फर्ज बनता है कि इस बात का सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाए। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को इसका सूचना दे दें। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की इसके सूचना दी। ये कोई मतलब जबरदस्ती नहीं कि आपको देना ही है, ऐसे तो त्याग पत्र बाद पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। आप लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति इसका सूचना दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें 57, अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 के बाद अनुच्छेद आता है 56। तो अनुच्छेद 56 की हम लोग बात करें, देखिए अनुच्छेद 56 था ना, अभी 57 अनुच्छेद 57। यदि अनुच्छेद 57 की हम लोग बात करें तो 57 में यह बताया गया कि पुनः निर्वाचन समिति, पुनः निर्वाचन क्या था समझाते हैं। पुनः निर्वाचन, इसमें क्या होता है? देखिए पुनः निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि एक राष्ट्रपति, हमारे देश जो भी व्यक्ति हैं कोई भी या राष्ट्रपति ही, वो कितना बार मैक्सिमम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे जो देश के संविधान है भारत देश के, इसमें ऐसा कोई सीमा नहीं है कि आप इतना बार ही चुनाव जीतिएगा। आप असीमित समय तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, जब तक जिंदा है असीमित टाइम तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई भारत में सीमा नहीं तय किया गया थी। चुनाव लड़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार 4 5 10 बार तक ही चुनाव लड़ सकते, नहीं। आपका जब तक सांस चल रही है आप चुनाव नॉमिनेशन करा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग अदर हम लोग कंट्री की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मानते यूएसए यानी अमेरिका में कंडीशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है मैक्सिमम आप 2 बार ही लड़ सकते हैं। ये क्या? अमेरिका के संविधान के रूल है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव मैक्सिमम 2 बार लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा देश में कितना बार? असीमित, कोई सीमा नहीं। अब जितनी बार मर्जी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? 57। यदि हम लोग 58 बात करें, इसके बाद अनुच्छेद कितना आता है? 58 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में बताया गया कितना? 58। राष्ट्रपति बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपका योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात करें पहली नंबर पे, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। यदि दूसरी नंबर बात करें तो भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। यदि तीसरी नंबर पर हम लोग बात करें, तीसरी नंबर पर हो गया कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य हो ये नहीं बोल रहा हूं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कंडीशन होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक, ये होती है कंडीशन क्या? राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में ये एक कंडीशन, और सारा भी कंडीशन है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मैं सभी बताऊंगा आपको। यहां तक योग्यता आप लोगों को क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 59।
अनुच्छेद कितना आता है 59। 59 में क्या बताया गया है कि शर्तें, यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे, इसका क्या क्या शर्तें हैं। तो शर्तें की हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो हम लोग के पॉइंट आता है शर्तें में, सबसे पहली पॉइंट ये आता है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या? किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक। यदि हम लोग दूसरी पॉइंट की बात कर लें तो दूसरी पॉइंट ये होता है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक। यदि हम तीसरी पॉइंट की यही बात करें तो तीसरी पॉइंट में ये आता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपका 50 प्रस्तावक प्लस में 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक आपके सपोर्ट में होना चाहिए। और लोग 50 प्रस्तावक सपोर्टक जो अनुमोदन होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये एमपी होते हैं, सांसद होते हैं एमपी। यानी आपके सपोर्ट में 50 एमपी प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक में और 50 अनुमोदन में, टोटल 100 आपके एमपी आपके सपोर्ट में है। तब आप जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन करा सकते हैं। अब सोचिए एक बार ध्यान से कि यदि ये कंडीशन ना दिया जाए, ये किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद तक वैसा ही आदमी पहुंच सके जो कि राजनीतिक से संपर्क रखता हो, उससे रिलेशन हो राजनीतिक से। इसलिए ये जो दोनों कंडीशन रखा गया है। आप एक बार सोचिए, ये कंडीशन नहीं रखता तो यदि रखता कि 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो, यदि इस तरह का कंडीशन रखता तो, और किसी भी सदन का सदस्य न हो, यदि ये कंडीशन रहता तो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए लाखों की संख्या में लोग नॉमिनेशन कराने के लिए चले जाते। तो सोचिए कि चुनाव में क्या होता, एक पद के लिए लाखों लोग नॉमिनेशन कराएं। इसलिए ऐसा शर्तें रखा गया है। यहां तक सभी क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पर बात करते हैं जमानत राशि। जमानत राशि क्या होता है? तो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन करने के लिए आपको 15,000 रुपया या तो आरबीआई में या तो किसी सरकारी खजाना में आपका जमा करना होता है। ठीक। किसमें? या तो आरबीआई में या किसी सरकारी खजाना में आपको जमा करना होता है। कितना? 15,000। ये जो रूल है ये 1997 के बाद आया था। यदि 1997 के बाद से पहले का हम लोग बात करें, यहां समझिए, जो 1997 में हुआ था, तो 1997 के पहले क्या था? 1997 के पहले जमानत राशि 15,000 की जगह पर कितना था? मात्र 2500, यानी 2,500। ठीक। और यहाँ जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन है ना, यहाँ उसकी जगह पर कितना था? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदन के रूप में। यानी ये 97 से पहले था, लेकिन अभी यही चल रहा है। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, 1997 से पहले जो था 2500 जमानत राशि और उसके पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदन के रूप में। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए ठीक है, हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। पढ़ने के लिए दोस्त जुनून चाहिए, जुनून, हौसला चाहिए। कुछ बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। आप मन से एक साल पढ़ाई कर देते हैं ना, सिलेक्शन आपके पास रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 60। देखिए, मैं आपको ये बता दिया कि राष्ट्रपति भारत एक होना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक तरीका से
वो उसका प्रमुख होते हैं। और कैसे इनका चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं ये भी बता दिया, कौन कौन लोग वोट डालते हैं और कैसे इनका मतदान होता है, कैसे क्या क्या इनको सीमा होता है चुनाव लड़ने के लिए, सभी बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इनका 60 नंबर, वो आता है शपथ। 60 नंबर अनुच्छेद में क्या बताता है? शपथ। यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। किसका? शपथ का। राष्ट्रपति का शपथ का हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति का शपथ हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का। और 60 में क्या है? शपथ के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश का अनुपस्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट का कोई एक वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ मुख्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिला सकते हैं। तो शपथ तक तो आपको क्लियर होगा, शपथ में ज्यादा कुछ नहीं है। एक राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, वोट कैसे हुआ, चुनाव जीत भी गए, शपथ भी ले लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति बना दिया गया और राष्ट्रपति यदि संविधान के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो कोई भी जाहिर सी बात है कि संविधान के खिलाफ कार्य कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। तो यदि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं उस कंडीशन में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है महाभियोग। महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो महाभियोग इसका बात करें अनुच्छेद 61 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है ये आपको समझाता है। देखिए किसे महाभियोग, ये क्या है कि महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति यदि संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं तो उनको ये लगा करके हटाया जा सकता है। ठीक, इसका कंडीशन क्या? देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि महाभियोग है तो भारत के जो संविधान में महाभियोग का प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है? सबसे पहली बात तो महाभियोग की प्रक्रिया ये लिया गया है अमेरिका से। प्रक्रिया ये अमेरिका से लिया गया है। यानी हमारे देश में के संविधान में महाभियोग का प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहली बात करते हैं। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि महाभियोग कहाँ लाएंगे आप? या तो संसद में ही पेश करेंगे ना। कहाँ लाएंगे? संसद में। संसद में। अब एक बात यह आता है कि महाभियोग जो संसद बात है, संसद के कौन से सदन में लाएंगे? संसद के किस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है? ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। तो महाभियोग का प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन में लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। देखिए लेकिन एक बात और है कि जब महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति पे तो 14 दिन पहले, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाते हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन इसका 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि इस कारणवश आप पे महाभियोग लगाया जाता है। क्योंकि भारत का सोचिए, भारत का सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उस पर नॉर्मल आप उनको गलत साबित करके नहीं हटा सकते हैं। जब महाभियोग लगाइएगा जिस सदन में तो एक कमेटी की गठन होती है और वहां से यदि 2/3 से यदि पारित हो जाता है कि एक सही बात है तो फिर आगे बढ़ा करके इनको महाभियोग लगा इस प्रक्रिया द्वारा गलत साबित करके हटाया जाता है। लेकिन एक बात और है, सोचने वाली बात है कि क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया तो राष्ट्रपति हटाने के बाद चल रहा है
तो क्या राष्ट्रपति इस कंडीशन में त्याग पत्र दे के हटेंगे? देखिए नहीं, यदि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो त्याग पत्र की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, यदि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उसमें कोई अनडिसिप्लिन काम कर रहे हैं, तो उसको प्रिंसिपल द्वारा आप बोला जाएगा कि आपको स्कूल से निकाला जाता है, जबरदस्ती निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है, जब आदेशी हो गया, निकाल दिया गया, तो फिर आप क्या बोलिएगा कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा? वो तो खुद ही निकाल रहा है, तो आप कैसे बोलिएगा मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा? तो खुद आपको नहीं ले रहा है, तो इससे आपको जबरदस्ती खुद निकाल रहा है महाभियोग लगाने के। त्याग पत्र की इसमें कोई बात नहीं है, त्याग पत्र की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 62। ये बराबर एग्जाम पूछता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग 62 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितना दिन तक रिक्त हो सकता है, और उसके बाद क्या क्या कंडीशन होती है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि खाली हो, उस कंडीशन में 6 माह के अंदर आपको चुनाव रिक्त हो, तो इस कंडीशन में आपको 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह के अंदर आपका चुनाव कराना जरूरी है। तब तक ध्यान से समझिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 महीना के अंदर आपको चुनाव कराना जरूरी है। तो क्या 6 महीना के टाइम दिया गया, 2 4 6 महीना, तो क्या राष्ट्रपति का पद खाली होगा? नहीं। राष्ट्रपति का पद तो राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक के रूप में जो काम करेंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पे राष्ट्रपति की कार्यवाही, राष्ट्रपति की जो कार्यवाही है उसका जो कार्य करते हैं, कार्यवाही राष्ट्रपति कार्यवाही कार्य करेंगे, वो करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का तो पद रिक्त है ही, उपराष्ट्रपति का भी रिक्त हो गया, सोचिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? तो यदि राष्ट्रपति का भी पद रिक्त खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पद को कार्यवाही के रूप में इस पद को संभालेंगे। यदि ये भी रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे। ध्यान से समझिएगा, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह के अंदर उस पर चुनाव करना है। यदि तब तक उस पद को कार्यवाही के रूप में राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। ऐसा बहुत ही कम कंडीशन आता है कि मुख्य न्यायाधीश तक ये बात जाती है, लेकिन एक बार गया था, मैं बता रहा हूँ। एक बात है 1969 की, जब राष्ट्रपति हमारा जाकिर हुसैन थे। यहां समझिए, बात है कब? 1969 के। कौन थे? राष्ट्रपति जिनका नाम था जाकिर हुसैन। इनको मृत्यु हो गया था अचानक। 1969 की बात है कि हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनका अचानक किसी कारण से मृत्यु हो गया था। तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक,
तो जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया तो उस पद को उपराष्ट्रपति डीवी गिरी ने संभाला था उस समय। लेकिन 1-2 माह के बाद ऐसा कंडीशन हुआ कि बीवी गिरी के पता ना क्या मन में आया, कुछ मैंने क्लियर नहीं पता चलता है, लेकिन बीवी गिरी ने क्या किया, उस पद से इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए कि राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी जाकिर हुसैन के मृत्यु खाली हो गया, उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने काम कर रहे थे, ये भी इस्तीफा दे दिए। देने का बहुत सारा कारण, लेकिन कारण ये निकलता है कि देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के वेतन में बहुत सारे अंतर है। हमें समझने की आप लोग बता रहा हूँ, रियल बात क्या है नहीं पता, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का वेतन बहुत अलग है। मान लीजिए राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख, तो उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति का वेतन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम वेतन कितना दिन ले सकते हैं, 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के बाद तो फिर चुनाव हो ही जाएगा, तो हट जाएंगे। तो बीबी गिरी ने क्या किया, इस पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा दे दिया तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उस समय के। मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जब जाकिर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया तो उस पद को बीबी गिरी ने संभाले थे उपराष्ट्रपति। बीबी गिरी ने जाकिर हुसैन क्या मृत्यु हो गया था, बीबी गिरी संभाले थे, बीबी गिरी ने क्या इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उस पद को मुख्य न्यायाधीश होते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसने संभाला था। ठीक, उसके बाद जो चुनाव लड़ा तो बीबी गिरी ने क्या किए थे, इस इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा था उसमें ये भाग ले ली चुनाव में, और उस टाइम ये चुनाव जीत भी गए थे। तो ऐसे एक बार कंडीशन आया था, इससे बहुत कम देखने का लिए आया था, ये सब मिलता है, लेकिन एक बार ऐसा हमारा संविधान में कंडीशन आया था ऐसा, इसलिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी अनुच्छेद के तहत जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ, ये राष्ट्रपति से जो जितना भी क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग खत्म कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होता है उसमें क्या होता है, आपातकालीन की स्थिति राष्ट्रपति की क्या भूमिका होता है, किसी का यदि कोई साजा होता है फांसी हो रखा उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होता है, क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा कंडीशन है। तो राष्ट्रपति का शक्तियां नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, तब तक इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। तब तक राष्ट्रपति से जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अनुच्छेद से, इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इसको आप लोग नहीं समझ में आए एक बार फिर पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा। और यदि आपको इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्या कंफ्यूजन है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो टॉपिक आप लोगों को वीक है, कमजोर है, कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।